बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेंटो। सेंटो की अगर हम बात करें तो इसकी जो एब्रीवेशन बनती है वो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले इसका नाम था मीटो, METO, जो बनती थी मिडल ईस्ट ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले इसका नाम था। मीटो जो है ये एक्चुअली मतलब ये बगदाद पैक्ट था, इसमें इराक़ जो है वो शामिल था, लेकिन इराक़ फिर इसमें से उसने विड्रॉ कर लिया और फिर इसका नाम जो है वो सेंटो पड़ गया। पाकिस्तान ने सेंटो को ज्वाइन किया था 1955 के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज़ वाज द फाउंडर ऑफ सेंटो। सेंटो को फाउंड करने वाले कौन कौन से ममालिक थे, तो वो था UK, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और इराक़। इराक़ के नाम से ही इसको बगदाद पैक्ट के नाम से या मीटो के नाम से जाना गया, और UK, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और इराक़ जो हैं वो इसके फाउंडर मेंबर थे, और पाकिस्तान ने इसको 1955 के अंदर ही ज्वाइन किया था। अच्छा, USA वाज नॉट अमंग द फाउंडर ऑफ सेंटो बट लेटर ऑन जॉइंड इन। USA जो है वो इसके फाउंडर मेंबर में तो शामिल नहीं था, लेकिन बाद में उसने इसको ज्वाइन किया था। उसने ज्वाइन किया था 1958 के अंदर, 1958 के अंदर उसने इसको ज्वाइन किया था। व्हेन डिड तुर्की, ईरान एंड पाकिस्तान रिजल्टिंग इन डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो 1979 के अंदर। वो इसलिए क्योंकि 1979 के अंदर हमने नैम को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। और नैम को ज्वाइन करने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है ये एक नॉन अलाइन मूवमेंट होती है। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मुल्क की तरफदारी नहीं करते, बल्कि आप अपनी एक सॉवरन कंट्री के लिहाज से जो चाहें वैसा करते हैं। तो नैम का मेंबर बनने के बाद 1979 के अंदर हमने सेंटो को जो है वो खैरबाद कह दिया। अच्छा, आगे बात करते हैं सीटो की। सीटो की अगर एब्रीवेशन की बात करें तो वो बनती है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका सीटो की एब्रीवेशन है। ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1954 के अंदर, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर बनाया गया था, और हमने इसको 1954 में ही ज्वाइन भी कर लिया था। अच्छा, सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस। सीटो का पर्पस वो क्या था, वही सीटो का पर्पस था जो नेटो का पर्पस बना, यानी कि कम्युनिस्ट जो है, मतलब जो कम्युनिज़म है उसको ब्लॉक किया जाए। मतलब कम्युनिज़म में कौन कौन है, चाइना और रशिया, यानी कि ये जो सबसे मेजर कंट्रीज़ हैं, चाइना और रशिया की जो कम्युनिज़म पार्टीज़ हैं उनका असर रसूख कम करने के लिए साउथ एशिया के अंदर या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर तो वो सीटो जो है वो बनाई गई, और सीटो हमने ज्वाइन की थी 1954 के अंदर। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ने सीटो से विड्रॉ कर लिया था 1973 के अंदर। अच्छा, सीटो से क्यों विड्रॉ किया था? सीटो से इसलिए विड्रॉ किया था क्योंकि इसमें हमारा मतलब उनके साथ मुआहिदा था, यानी कि ये भी एक आर्म्ड या एक मतलब आर्मी का अलाइंस था दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ। उसकी वजह ये बनी थी कि 1971 के अंदर हमारी इंडिया के साथ लड़ाई हुई थी बांग्लादेश के मामले को लेकर, ठीक है, जिसमें हमारे 90,000 फ़ौजियों को कैद कर लिया गया था। अब पाकिस्तान मुंतज़िर था कि ये सीटों के जो मेंबर हैं वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हमारी मदद नहीं की, ना ही 1965 की जंग के अंदर और ना ही 1971 की जंग के अंदर, और उल्टा उन्होंने हमारे दुश्मन यानी कि मुखालिफ इंडिया का उन्होंने साथ दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर 1973 की जब गवर्नमेंट बनी जुल्फ़िकार दी भुट्टो की, तो उन्होंने सीटों से विड्रॉ कर लिया। अच्छा, सीटो जो है वो फिर बज़ाते खुद ही जो है डिज़ाल्व हो गई। 30 जून 1977 को सीटो का किस्सा ही ख़त्म हो गया। अच्छा, अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है ये एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो हेड क्वार्टर सिचुएट करता है वो जिनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अच्छा, रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय हेनरी डुवांट। हेनरी डुवांट जो है उसने रेड क्रॉस को फाउंड किया था। Why each year World Red Cross and Red Crescent Day is celebrated on 8 मई, यानी कि 8 मई को हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट डे क्यों मनाया जाता है?
तो इसका जवाब यहाँ पर नहीं था, क्योंकि इसके आंसर्स के अंदर भी इसका जवाब नहीं था लिखा हुआ। अच्छा, अगर अगला है इंटरपोल। इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हाउ मैनी कंट्रीज़ कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट इन देयर एक्टिविटीज़ विद इंटरपोल। इंटरपोल के अंदर ये एक मतलब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल जो है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आई थिंक सो लंदन के अंदर इंटरपोल का हेड क्वार्टर है, इंग्लैंड के अंदर। और इसमें आलमोस्ट जो 190 ममालिक हैं वो जो कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, इसमें कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन किस हवाले से होती है, तो इसमें होती है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के हवाले से, मतलब अगर कोई बंदा जो है वो किसी और मुल्क में चला गया है और उसने अपने मुल्क के अंदर एक कोई जुर्म किया हुआ था, तो इंटरपोल पुलिस जो है ये उस मुल्क की पुलिस के साथ रब्ता करती है कि आपका दुश्मन या जासूस हमारे मुल्क में है, या वो करते हैं कि हमारा दुश्मन या जासूस आपके मुल्क में है, तो वो फिर ये इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज करते रहते हैं। साथ ही साथ ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर जो रिसर्च होती है, इसका ख़ास तौर पर अगर आप CSS के स्टूडेंट हैं और आपने क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर इंशाल्लाह आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरपोल सॉरी मतलब मैं गलत था। इंटरपोल का जो हेड क्वार्टर है वो लियोन फ्रांस के अंदर है, ठीक है, लियोन फ्रांस के अंदर इसका जो हेड क्वार्टर है। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल के करंट सेक्रेटरी जनरल का नाम है रोनाल्ड नोबल। रोनाल्ड नोबल जो है ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं इंटरपोल के। अच्छा, उससे आगे बात करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। करंट प्रेसिडेंट जो है इंटरपोल के वो हैं हू बोन हुई। हू बोन हुई जो है ये करंट प्रेसिडेंट है। अच्छा, इंटरपोल का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ICPO, जो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1923 के अंदर, 1923 में लियोन फ्रांस के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगली है ऑर्गेनाइजेशन NPT। NPT है नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी, यानी न्यूक्लियर या नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी। ये साइन की गई थी UK, USA और USSR के दरमियान, अंडर विच दे कैन नॉट असिस्ट अदर कंट्रीज़ इन एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो है मतलब मैं आपको समझाता हूँ। NPT जो है ये एक नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी थी, यानी कि ये एक मुआहिदा हुआ था UK, USA और USSR के दरमियान, क्योंकि ये जो तीनों मुल्क थे इनके पास थी मतलब टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी, और इनका आपस में एक मुआहिदा हुआ था कि ये किसी और मुल्क की हेल्प नहीं करेंगे, उसको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचेंगे, कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाया ये किसी और मुल्क को नहीं बताएंगे। और ये जो एग्रीमेंट इनके दरमियान हुआ था ये हुआ था 1 जुलाई 1968 को, 1968 1 जुलाई 1968 को ये मुआहिदा हुआ था इन तीनों ममालिक के दरमियान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इट्स नॉट साइंड द NPT। NPT को इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल ने साइन नहीं किया, ठीक है। अच्छा, NPT एग्रीमेंट वाज ओरिजिनली साइंड बाय UK, USSR और USA। तो ये मतलब कितने पीरियड के लिए था, ये 25 सालों के लिए था, ठीक है। NPT जो है ये साइन किया गया था UK, USA और USSR के दरमियान 25 सालों के पीरियड के लिए। करंटली देयर आर 189 स्टेट्स पार्टी टू NPT। अब जो है इस वक्त 189 ममालिक, 189 ममालिक जो हैं वो NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टेरिटरी के मेंबर हैं। अच्छा, आगे चलें तो स्टेट्स कैन लीव NPT इफ़ extraordinary events related to the subject matter of this treaty have jeopardized the supreme interest of its country given notice to 90 days। अच्छा, इसमें क्या है वो ये कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क जो है वो NPT को छोड़ सकता है अपने यानी कि मुल्की मफादात की खातर, ठीक है, अपने यानी कि सुप्रीम इंटरेस्ट की खातर अपने मुल्क की, और लेकिन उसके लिए उसको 90 दिन पहले जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, अगला है AU बनता है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU मतलब इसको कहते हैं, या AU भी कहते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो एडिस अबाबा के अंदर है, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1963 के अंदर, 1963 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अच्छा, अगला है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ OAU। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
अफ्रीकन यूनाइटी, इसका असल मकसद क्या था? टू प्रमोट अफ्रीकन यूनाइटी एंड सॉलिडारिटी, मतलब अफ्रीकन यूनाइटी और सॉलिडारिटी को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनाइटी OAU वाज डिसबैंडेड ऑन 9 जुलाई 2002 बाय इट्स लास्ट चेयरपर्सन साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट तैबो मैकबी एंड रिप्लेस्ड बाय अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, मतलब ये जो अफ्रीकन टेरिटरी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनाइटी, इसका नाम चेंज कर दिया गया, यानी कि 2002 के अंदर इसको डिसबैंड करके इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ? अफ्रीकन यूनियन के साथ 2002 के अंदर। किसकी मौजूदगी में? साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थैबो मैकबी की मौजूदगी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है कि करंटली हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन, तो वो हैं 54। मतलब आप ऐसा समझ लें कि जितने ममालिक अफ्रीकन कॉन्टीनेंट के अंदर हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं। अच्छा, अगला है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन सिंस 2009, सिंस 29 जनवरी 2012, तो वो है याई बोनी। ठीक है, याई बोनी जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन हैं, मतलब 2012 से ऑनवर्ड अभी तक। अच्छा, आगे है OAS है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1948 के अंदर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था अमेरिकन जो इसकी स्टेट्स हैं उनको आपस में प्रमोट किया जाए या उनके दरमियान आपस में कॉपरेशन जो है वो बढ़ाई जाए। OAS यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के मेंबर जो हैं वो 35 हैं। अच्छा, OAS हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन वाशिंगटन DC। ठीक है, ज़ाहिर है कि मतलब ये अमेरिकन स्टेट्स के लिए बनाई गई, तो इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन के अंदर होगा। OAS सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ हंडोरस एज ए रिजल्ट ऑफ 28 जून 2009 कॉप डिटेट डेट एक्सपेल्ड प्रेसिडेंट मैनुअल ज़िले फ्राम ऑफिस। मैनुअल ज़िले को जब उसके ऑफिस से एक्सपेल किया गया तो उस वक़्त हंडोरस को OAS की ऑर्गेनाइजेशन से भी निकाल दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट है OECD की बात करें तो ये बनता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ सीकिंग सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज़। OECD एस्टेब्लिश हुई थी दरअसल 1961 को। OECD का जो एब्रीवेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका एब्रीवेशन था। ठीक है, और इसका जो असल मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अपने मेंबर्स के दरमियान जो है वो बढ़ाई जाएगी, और 1961 के अंदर इसको बनाया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर OEEC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज फाउंडेड इन 1948 टू हेल्प एडमिनिस्टर द मार्शल प्लान फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर II. In 1961, it was renamed as Organization for Economic Cooperation and Development. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे पहले 1948 के अंदर जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था OEEC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया मतलब वर्ल्ड वॉर II के बाद, ताकि जो यूरोपियन ममालिक हैं उनकी मतलब जितनी भी किस्म की जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरमाई के लिए इसका नाम जो है वो इकोनॉमिक के अंदर यानी कि रख दिया गया, इसको बना दिया गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इसके आगे बात करें तो अगला है कि वेयर इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का जो है मतलब सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, तो वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। OECD इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेड क्वार्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव बीन ब्लैक लिस्टेड बाय द OECD on refusing to adopt new rules for openness and serving as tax havens। तो इन तमाम ममालिक को यानी कोस्टा रिका,
मलाइशिया, फ़िलीपीन और यूरुग्वे को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया क्योंकि इन्होंने नए असूल OECD के नहीं माने। अच्छा, अगली बात करते हैं स्काउट्स की। स्काउट्स के अंदर है द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट, WOSM, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट, a worldwide organization movement for young people started by an इंग्लिशमैन लेफ्टिनेंट जनरल सर रॉबर्ट बैडमैन पावल। ये क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि स्काउट्स की जो मतलब मूवमेंट है इसको किसने आगाज़ किया था, तो वो थे इंग्लिशमैन लेफ्टिनेंट जनरल सर रॉबर्ट बैडन पावल ने 1920 के अंदर जो है वो इसका आगाज़ किया था। आई थिंक सो ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि 1920 में तो मैंने नहीं था पढ़ा। आई थिंक इसका 1908 के अंदर अमूमन तौर पर जो है वो इसका जवाब मिलता है। अच्छा, गर्ल गाइड मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बैडन पावल इन 1910, यानी 1910 के अंदर इसी बंदे ने जिसने स्काउट को ईजाद किया था, बैडन पावल ने, उसने गर्ल गाइड मूवमेंट को भी एस्टेब्लिश किया था। अच्छा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। आप अमूमन देखेंगे कि बहुत सारे जो हेड क्वार्टर हैं वो जनेवा के अंदर ही पाए जाते हैं। अच्छा, अगली ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है G15 ऑर्गेनाइजेशन। G15 में जो है मतलब द ग्रुप ऑफ 15 इसको कहा जाता है। ये एस्टेब्लिश हुई थी एट द 9th नॉन मतलब वाज एस्टेब्लिश एट द 9th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट इन बेलग्राडा, यूगोस्लाविया इन सितंबर 1989। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि G15 ऑर्गेनाइजेशन जो है जब नैम की 9th यानी कि इनकी जो समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? बेलग्राडा, यूगोस्लाविया, सितंबर 1999 को, तो उस वक़्त G15 जो है वो इसको बनाया गया था। अच्छा, द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज़ अनचेंजिंग बट इट्स कंपोजिशन हैज़ एक्सपेंडेड टू 18 कंट्रीज़। इसका नाम तो तब्दील नहीं किया गया, लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है वो इसमें 18 ममालिक जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। अच्छा, G15 नेशंस के अंदर कौन से 18 ममालिक हैं? अल्जीरिया, इजिप्ट, कीनिया, नाइजीरिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलाइशिया, श्रीलंका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, जमाइका, मेक्सिको, पीरो और वेनेजुएला। ये जो है वो 18 ममालिक इसके मेंबर हैं। इसका नाम है G15। G15 जो है हमने पढ़ लिया कि जो नैम की कौन से नंबर की मतलब समिट हुई थी, नैम की जो 9th नंबर पर समिट हुई थी उसके अंदर 1989 को G15 को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, G15 वाज एस्टेब्लिश एट द 9th नॉन लाइन मूवमेंट समिट इन सितंबर 1989, तो वो कहाँ पर हुई थी? बेलग्राडा, यूगोस्लाविया के अंदर। अच्छा, अगली है D8। D8 जो है मतलब डी से डेवलपिंग 8 यानी कि डेवलपिंग 8 किसका नाम है? D8 या 8 डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, आर द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन डैट हैव फॉर्म्ड एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलाइंस। D8 जो है ये 8 डेवलपिंग ममालिक जो हैं, बड़े बड़े इस्लामी ममालिक ख़ासकर, उनका एक इकोनॉमिक अलाइंस है आपस में, ठीक है। कंबाइंड द कंट्रीज़ मेड अप 13.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इन 1997। यानी कि अगर हम D8 के ममालिक की बात करें तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1997 के अंदर 1997 की रेशो के मुताबिक इनकी जो पॉपुलेशन है वो 13.5% थी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से ममालिक हैं? इसके अंदर है बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलाइशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की जो है वो इसके D8 के मेंबर हैं। द ग्रुप वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द अनाउंसमेंट इन इस्तांबुल, तुर्की ऑन 15 जून 1997, यानी कि 15 जून 1997 के अंदर ये बनी और उस वक़्त इनकी मजमूई तौर पर इन तमाम 8 ममालिक की जो यानी कि जो बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं जो डेवलपिंग हैं, इनकी जो मेंबर्स यानी कि पॉपुलेशन थी ग्लोबली तौर पर वो 13.5% थी और इस्तांबुल तुर्की के अंदर 15 जून 1997 को इसको बनाया गया। अच्छा, ये बाकी इसकी मतलब रीसेंट प्लानिंग है कि मतलब ये कब बनी, इसका कौन कौन मेंबर रहा, इसकी मतलब समिट कहाँ कहाँ पर हुई।
अच्छा नेक्स्ट है कि D8 इज़ आल्सो नोन एज डेवलपिंग एड फॉर द डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड कंट्रीब्यूशन बाय D8, यानी कि ट्रेड के हवाले से अगर देखा जाए तो सिर्फ 4% कंट्रीब्यूशन है इन 8 मुल्कों का, सिर्फ 8%, मतलब सिर्फ 4%, जिसके अंदर पाकिस्तान का है सिर्फ 0.3%। ठीक है, खैर को नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। व्हाट आर द गोल्स ऑफ D8। D8 का मकसद क्या था कि इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, जो है मतलब डाइवर्सिफाई किया जाए ट्रेडिंग को, ठीक है, और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इसको इम्प्रूव किया जाए। ये तमाम इसके मकसद थे। द फर्स्ट D8 समिट वाज हेल्ड इन तुर्की इन जून 1998। जून 1998 के अंदर तुर्की के अंदर D8 की पहली समिट जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुई। अच्छा G20 वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग टुगेदर सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू डिस्कस की इशू इन ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये बनी थी G20 जो है वो 1999 के अंदर। 2020 कोरोना वायरस के दौरान इसकी जो समिट हुई है वो सऊदी अरेबिया ने इसको हेल्ड की है, जिसके अंदर आपने अक्सर यानी कि एक माजरा सुना होगा कि जो इंडिया है उसने जो मतलब सऊदी अरेबिया ने एक अपना 20 रियाल का नोट जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो मतलब इन्होंने कश्मीर का इलाका लिया हुआ है उसको उन्होंने पाकिस्तान का इलाका मतलब शो किया था, तो उन्होंने इंडिया ने काफ़ी एहतजाज भी किया। अच्छा आगे बात करें तो G20 सुपरसीडिड द G33 विच हैड इटसेल्फ सुपरसीडिड द G22। मतलब G20 के अंदर वो यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि इसके जो ममालिक हैं वो तकरीबन अब 33 हो चुके हैं, और इसमें के बाद यानी कि वो G22 यानी कि इसकी बात कर रहा है, कब इसका नाम है। वेयर इज़ द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ G20। G20 का परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। द 6th मीटिंग ऑफ G20 हेड ऑफ गवर्नमेंट टुक प्लेस इन 2011, यानी कि नवंबर 2011 के अंदर जिसकी मीटिंग हुई वो फ्रांस के अंदर हुई। अच्छा इन 2012 इसकी जो मतलब देयर आर 20 मेंबर्स ऑफ G20, दिस इंक्लूड द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 19 कंट्रीज़। द 20th मेंबर इज़ यूरोपियन यूनियन, यानी कि मुकम्मल के मुकम्मल जो इसके अंदर जो 27 ममालिक हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक ही मतलब इनको इंक्लूड किया जाता है G20 के अंदर। नेक्स्ट है वेयर वाज द 2016 G20 समिट हेल्ड ऑन 4 and 5 सितंबर 2016। तो वो चाइना ने उसको होल्ड किया था, ठीक है। 2020 के अंदर जो इसकी हुई है वो उसको सऊदी अरेबिया ने होल्ड किया है। अच्छा अब कुछ आते हैं मिसक्लिनियस क्वेश्चंस के ऊपर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेस लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड एट रियल परचेजिंग पावर। अच्छा दोबारा सुने, वो कहता है कि जो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कंप्राइजेस लिटरेसी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो लिटरेसी रेट को कैसे यानी कि डिफ़ाइन करता है। वो कहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, या बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसकी यानी कि बचने के चांसेस कितने होते हैं, और दूसरा उनकी जो GDP होती है पर हेड, या उसकी जो रियल परचेजिंग पावर होती है उसके मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है। अच्छा उसके आगे अगर वो क्वेश्चन देखें तो वो कहता है कि वारसा पैक्ट जो है ये कब साइन किया गया। 14 मई 1995 को वारसा पैक्ट जो है वो साइन किया गया। 14 मई 1955 को 14 मई 1955 को वारसा पैक्ट जो है वो साइन किया गया। When did लीग ऑफ नेशन फॉर्मली कम इनटू एग्जिस्टेंस। लीग ऑफ नेशन जो है ये एक्चुअल में कब बनी। 10 जनवरी 1920 को, यानी वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने के बाद जो लीग ऑफ नेशन जो है इसको बनाया गया, और ये 10 जनवरी 1920 को बनी। अच्छा पाकिस्तान जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन इन इंटरनेशनल ट्रेड को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 29 तारीख
छठा महीना और 2005 को, यानी 29/6/2005 को पाकिस्तान ने OWIT यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन इन इंटरनेशनल ट्रेड को ज्वाइन किया। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन टोरंटो। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन टोरंटो। अच्छा जी, अगला है एशिया पैसिफिक स्पेस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब क्रिएट की गई? 28 अक्टूबर 2005 को। APSCO यानी एशिया पैसिफिक स्पेस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 28 अक्टूबर 2005 को बनाया गया था। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक स्पेस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। APSCO यानी एशिया पैसिफिक स्पेस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं? 8। चाइना, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मंगोलिया, थाईलैंड एंड PERU पीरो जो है मतलब ये टोटल 8 ममालिक हो गए। ये सारे के सारे किसके मेंबर हैं? APSCO के मेंबर हैं। ठीक है, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मंगोलिया, थाईलैंड और पीरो जो है वो इसके मेंबर्स हैं। अच्छा, अगला है डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA। डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA आई थिंक सो कि ये सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब उसके रिलेटेड है, और इसके जो मतलब डायरेक्टर जनरल हैं वो जापान से उनका ताल्लुक़ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है वाइना के अंदर। इंटरनेशनल एटॉमिक यानी IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो वाइना के अंदर है। नेक्स्ट है 24th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEW जो है मतलब ये समिट हुई थी रशिया के अंदर। ठीक है, रशिया के अंदर हुई थी 2012 के अंदर। ठीक है, दोबारा सुने, 24th जो समिट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, ये रशिया के अंदर हुई 2012 में। नेक्स्ट है G7 इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 रिच इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। तो इनमें कौन कौन से ममालिक हैं G7 के अंदर? अमीर तरीन ममालिक बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट। ये मतलब रिच इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं G7 के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।